नमस्कार। टॉपिक है हमारा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में हुई थी। सर्वप्रथम इंग्लैंड से इसका प्रारंभ हुआ था और भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी जहाँ पर बहुत सी परिस्थितियाँ फेवरेबल थी, जैसे कि हॉलैंड है जिसके पास पूंजी थी, लेकिन वो बेसिकली एक व्यापारिक देश था। इसके अलावा हॉलैंड में प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी, लोहे कोयले का अभाव था। इसी तरह से फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस के पास बहुत सारी सिचुएशंस फेवरेबल थी, लेकिन वहाँ की बैंकिंग व्यवस्था चूँकि अच्छी नहीं थी, व्यापारिक संघ अच्छे नहीं थे। इसके अलावा वहाँ पर वातावरण नहीं था जिस वातावरण में नए नए आविष्कारों को प्रशासन या शासन गंभीरता से लेता है और उसको कार्य रूप में परिणत करता है। तो ऐसी परिस्थिति में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। इंग्लैंड के पास बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण कारक थे जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को जन्म देने वाली परिस्थितियों को निर्मित किया। तो उन कारणों के विषय में चर्चा करेंगे हम कि किन सहायक कारणों की वजह से औद्योगिक क्रांति का जन्म इंग्लैंड में संभव हो सका। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों की। इंग्लैंड में जो लोहे और कोयले की खानें थी वो आसपास में थी, यानी उनकी स्थिति आसपास थी और इस वजह से वहाँ पर पक्के लोहे का निर्माण अधिक सुविधापूर्ण ढंग से होने लगा था। तो चूँकि मशीनों से निर्माण कार्य होता था, उसके लिए पक्का लोहा आवश्यक था। तो प्राकृतिक संसाधनों की इन प्रचुरताओं की वजह से ही इंग्लैंड में औद्योगिक विकास की शुरुआत हो सकती थी। जो बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों ने ब्रिटेन को पूंजीवाद के क्षेत्र में या औद्योगिक पूंजीवाद के क्षेत्र में अग्रणी होने में योगदान दिया, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो माना जाता है वो प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता को माना जाता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फेवरेबल पॉइंट जो है इंग्लैंड के पक्ष में है वो है इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। इंग्लैंड के पास 18वीं सेंचुरी के अंत तक एक बहुत ही विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य था। अगर फ्रांस से तुलना करें तो फ्रांस के पास में उतने ज़्यादा उपनिवेश नहीं थे। उपनिवेशों ने किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति में सहायता की? एक तो उपनिवेशों से इंग्लैंड को कच्चा माल प्राप्त हो जाता था, जिस कच्चे माल को वो कम से कम कीमत पर प्राप्त कर लेता था और मशीन के माध्यम से उनको निर्मित माल जो था उनको बेच पाता था उन्हीं बाज़ारों में। तो उपनिवेशों से इंग्लैंड को कच्चा माल और साथ ही साथ अपना निर्मित माल बेचने के लिए बाज़ार उपलब्ध थे। ऐसा माना जाता है कि ये जो विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य था एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। एक विद्वान हैं G.T. वॉट्स, उनका ये मानना है कि जो उन्होंने कहा है, हमारे उपनिवेशों ने हमें विस्तृत बाजार दिए। हमारे व्यापार पर यूरोपीय देश अथवा उनके उपनिवेश प्रतिबंध लगा सकते थे, परंतु हम अपने उपनिवेशों के साथ जैसा चाहे वैसा व्यापार कर सकते थे। और यदि हम अन्य देशों के साथ व्यापार ना करते हुए केवल अपने उपनिवेशों के साथ ही व्यापार करते, तब भी इंग्लैंड विश्व का सर्वोच्च व्यापारिक देश होता। तो इसका तात्पर्य ये है कि इंग्लैंड अगर दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से भी व्यापार ना करता या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज इंग्लैंड पर किसी भी तरह के व्यापारिक प्रतिबंध लगा देते, तब भी इंग्लैंड के पास इतने उपनिवेश थे कि वो उनसे व्यापार करके ही विश्व की सर्वोच्च व्यापारिक पावर बन सकता था और ऐसा भी हुआ भी। नेक्स्ट जो कारण है वो है मांग के अनुरूप उत्पादन। इंग्लैंड जो निर्यात करता था, जो वस्तुएं निर्यात किया जाता था, फ्रांस से अगर हम तुलना करें तो फ्रांस के निर्यात व्यापार से टोटली अलग है। फ्रांस का जो निर्यात व्यापार था उसमें विलासिता की वस्तुएं थी और ये विलासिता की वस्तुएं यद्यपि मूल्यवान हो सकती थी, लेकिन इनका निर्माण मशीनों के माध्यम से संभव नहीं था। तो ये तो घरेलू उद्योगों के माध्यम से ही बनाई जा सकती थी। इसके अलावा विलासिता की वस्तुओं की मांग भी हमेशा लिमिटेड रहती थी, जबकि इंग्लैंड उन चीज़ों का उत्पादक था जिनकी आवश्यक वस्तुएं थी, यानी जिनकी बहुत मात्रा में आवश्यकता रहती थी। तो उन्हें लगता था इंग्लैंड को कि अगर इन वस्तुओं को अधिक सस्ता बना लिया जाए तो उसके बाज़ार में अभिवृद्धि हो सकते हैं। तो इंग्लैंड ने उन तमाम तरीकों को अपनाया। वो जो इनोवेशंस हो रहे थे, वो जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे थे, उन सबको एक्सेप्ट किया और उनको अपनाकर उन्होंने वस्तुओं को बड़ी मात्रा में उत्पादित करना संभव किया। तो वृहद स्तर पर उत्पादन संभव हुआ जिसका निर्यात हुआ और इस तरह से औद्योगिक क्रांति की तरफ इंग्लैंड अग्रसर हुआ। एक और चीज़ है जिसने औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहित किया है वो है इंग्लैंड का मुक्त समाज।
सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में कृषि दास्ता और जो उद्योगों को नियंत्रण में रखती है श्रेणी व्यवस्था, वो फ्रांस और दूसरे जो देश हैं उनकी अपेक्षा पहले ख़त्म हो चुकी थी। फ्रांस की व्यवस्था बड़ी प्राचीन थी, आर्थिक व्यवस्था काफ़ी बंधी हुई थी, तो व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में नए एक्सपेरिमेंट कर सके ऐसी सोसाइटी वहाँ पर उपलब्ध नहीं थी। इंग्लैंड में व्यापार के लिए, उद्योग के लिए बड़ा ही अच्छा वातावरण था, अनुकूल वातावरण था। इंग्लैंड के मुक्त समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत इम्पोर्टेंस प्रदान की जाती थी। जो व्यक्ति है वो अपनी इच्छा के अनुसार उद्योग स्थापित करने के लिए स्वतंत्र था। तो इंग्लैंड के मुक्त समाज ने इन तमाम नवीन जो इन्वेंशंस आ रहे थे, नवीन आविष्कार आ रहे थे और नवीन चीज़ें जो आ रही थी व्यापारिक क्षेत्र में, संगठन जो आ रहे थे, उन सबको एक्सेप्ट किया क्योंकि वो समाज जो था वो इतना विकसित हो चुका था। इसके अलावा इंग्लैंड के पास में बहुत सारे अर्धकुशल कारीगर थे जो मशीनों पर काम कर सकते थे। इंग्लैंड में जब सामंतवाद ख़त्म हुआ तो बहुत सारे जो किसान थे वो कस्बों में जाकर, शहरों में जाकर रहने लगे और वहाँ पर रहकर वो विभिन्न तरह के पेशों में काम करने लगे। कपड़ा बुनने का काम, जूता बनाने का काम, लकड़ी पर नक्काशी करने का काम और दूसरे जो हस्त निर्मित उद्योग होते हैं उन पर काम करने लगे। फिर जब औद्योगिक क्रांति हुई तो ये लोग नई मशीनों पर काम करने के लिए उपलब्ध हो सके। तो इंग्लैंड के पास बहुत सारे कारीगर थे, अर्धकुशल कारीगर, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकते थे और मशीनों पर काम करने के लिए उनको आसानी से सुलभ हो गए थे। एक और बड़ा रीज़न माना जाता है जिसको हम राजनीतिक कारण कह सकते हैं और वो कारण है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस में जो क्रांति हुई और उसके पश्चात नेपोलियन ने जो बहुत ज़्यादा युद्ध किए, उसने भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में अपना इम्पोर्टेंट योगदान दिया। युद्ध जब हो रहा था तो इंग्लैंड को अपने सैनिकों की और साथ ही साथ उन सैनिकों की जो इंग्लैंड के लिए लड़ रहे थे, दूसरे देश के सैनिक, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता था और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन के तरीकों में सुधार करना बहुत ही आवश्यक हो गया। फिर जब युद्ध खत्म हुआ तो इंग्लैंड में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, तो इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा उद्योग धंधों का विकास किया गया। एक और राजनीतिक कारण है कि इंग्लैंड में शांति और व्यवस्था थी, तो कोई भी नए विचार या नवीन उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए शांति और व्यवस्था की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, उसके पश्चात इंग्लैंड में एक संविधान का निर्माण हुआ था और उस संविधान के पश्चात लगभग इंग्लैंड में आंतरिक शांति बनी रही थी। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वॉलपोल, उनकी भी कुशल नीति से राजनीतिक और वित्तीय स्थायित्व था इंग्लैंड का काफ़ी। यूरोप के जो बहुत सारे देश थे वो गृह युद्धों में उलझे हुए थे, बाह्य आक्रमणों से डरे हुए थे। वहीं ब्रिटेन को राजनीतिक स्थिरता और शांति मिली और इस तरह से व्यापार और उद्योगों के विकास का अवसर मिल गया। हालांकि ब्रिटेन को बहुत सारे युद्धों में भाग लेना पड़ा था 18वीं सेंचुरी में, लेकिन ये जो युद्ध हुए थे ये इंग्लैंड की भूमि पर नहीं लड़े गए थे, तो इंग्लैंड की शांति उससे भंग नहीं हुई, तो औद्योगिक विकास वहाँ का निरंतर चलता रहा। इसकी वजह से जो पूंजीपति थे वो कभी भी अपनी पूंजी को उद्योगों में इन्वेस्ट करने के बारे में आशंकित नहीं हुए क्योंकि वहाँ पर शांति और व्यवस्था स्थापित थी। फिर इंग्लैंड के पास पूंजी बहुत ज़्यादा थी, जो बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए गए थे उनमें इन्वेस्ट करने के लिए पूंजी बहुत ज़्यादा थी। वाणिज्यवाद की जो विचारधारा के अंतर्गत इंग्लैंड चल रहा था, उस दौरान इंग्लैंड के पास में बहुत सारा धन जमा हो गया था। इंग्लैंड की जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी उसमें पूंजी संग्रह और उसका फिर उपयोग करने के लिए सब लोग प्रोत्साहित थे। इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारत और जो दूसरे उपनिवेश थे उनसे बहुत ज़्यादा लाभ अर्जित करके धन एकत्रित किया था और इस तरह से उनके पास में बहुत ज़्यादा पूंजी थी जिसको उन्होंने उद्योगों में इन्वेस्ट किया। एक कारण ये भी माना जाता है कि भारत से जो लूट प्राप्त हुई इंग्लैंड को, उसने भी इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के लिए प्रमुख रूप से उत्प्रेरक का काम किया। इतिहासकार रजनी पामदत्त अपने बुक आज का भारत में लिखा है उन्होंने कि यदि प्लासी की लूट का माल और भारत की संपदा इंग्लैंड की ओर उन्मुख न हुई होती तो मैनचेस्टर, पेंसले और लंकाशायर की सूती मिलें नष्ट हो जाती और जेम्स वॉट, आर्कराइट, कार्टराइट, क्रॉम्पटन जैसे आविष्कारक और उनके आविष्कार समुद्र में फेंक दिए जाते। तो एक बड़ा रीज़न बताया रजनी पामदत्त ने कि भारत से जो लूट के रूप में धन प्राप्त हुआ, उसी धन के आधार पर इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का अगुवा बन सका।
इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का जन्म हो पाया। इसी तरह से एक अमेरिकन लेखक हैं बुक एडम्स, उन्होंने भी बंगाल से जो लूट की प्राप्ति हुई उसका सीधा संबंध इंग्लैंड के औद्योगिक विकास से जोड़ा है। एक और जो पॉइंट है वो ये, व्यापारिक वर्ग जो था इंग्लैंड का वो बड़ा प्रभावी था। इंग्लैंड का जो ये वर्ग था जिसके पास पैसा बहुत था, ये कुलीन वर्ग नहीं था, ये वर्ग था व्यापारियों का वर्ग जो अपनी पूंजी को उद्योगों और वैज्ञानिक अनुसंधानों में लगाने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। तो ये जो नवोदित वर्ग था इसने नई उत्पादन विधियों को एक्सेप्ट किया और इस वजह से वो इन नवीन विचारों को पूरी तरह से आत्मसात कर पाए। फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस में पूंजी कुलीन वर्ग के पास थी जो किसी भी नई चीज़ को, नए प्रयोग को करने के लिए तत्पर नहीं थे। उद्योगों में भी उनकी कोई खास रुचि नहीं थी। इंग्लैंड में बैंकिंग व्यवस्था बहुत अच्छी थी। 18वीं शताब्दी के आरंभ में ही इंग्लैंड में बैंकों की स्थापना हो चुकी थी और इस बैंकिंग प्रणाली के अच्छे स्ट्रक्चर की वजह से इंग्लैंड के उद्योगपतियों को ऋण प्राप्त करने में सुविधा हुई और पूंजी जमा करने की सुविधा भी मिल गई। इंग्लैंड से तुलना करें फ्रांस की, तो फ्रांस की बैंकिंग व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। इसके अलावा इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल थी। व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति का बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थान है। उसकी जो विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, उसके कारण एक तो वह सारे संसार से अलग रहा और दूसरी ओर संसार से निकट संपर्क में भी रहा। इंग्लैंड चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए वो हमेशा बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रहता है। तो युद्ध से जो भी दुष्प्रभाव हुए हैं, जो हानियाँ हुई हैं, उनका प्रभाव कभी भी इंग्लैंड पर नहीं पड़ा और इंग्लैंड अपना औद्योगिक विकास निरंतर कर पाया। कृषि के क्षेत्र में क्रांति ने औद्योगिक क्रांति को बहुत तरह से प्रोत्साहित किया। कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति आई उसका परिणाम अधिक उत्पादन के रूप में दिखाई देता है। बड़े पैमाने पर कृषि का विस्तार हुआ। इंग्लैंड में बाड़ाबंदी मूवमेंट चला जिससे बड़े बड़े जो भूमि क्षेत्र थे उन पर कृषि की जाने लगी और छोटी भूमि के जो कई किसान थे उनको अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ी और ये जो किसान थे इनको गाँव को छोड़कर शहर की तरफ आना पड़ा। तो ये जो किसान थे ये अब मजदूरी करने के लिए उपलब्ध हो सके कारखानों में काम करने के लिए। तो इस तरह से कृषिजन्य परिवर्तनों ने भी औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहित किया, प्रभावित किया। कृषि के क्षेत्र में अतिरिक्त उत्पादन ने जो कृषक थे उनकी खरीदने की क्षमता में, क्रय क्षमता में वृद्धि की। तो औद्योगिक क्रांति के द्वारा जो निर्मित माल हुआ उसको खरीदने के लिए उनके पास क्रय शक्ति जनरेट हुई। इसके अलावा वैज्ञानिक आविष्कार जो हुए औद्योगिक क्रांति के, वो सारे महत्वपूर्ण आविष्कार इंग्लैंड में ही हुए हैं। प्रारंभिक जितने भी आविष्कार हैं, तो ये माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि क्या इंग्लैंड के लोग फ्रांसीसी और इटालियन लोगों से ज़्यादा प्रतिभाशाली थे कि सारे आविष्कार इंग्लैंड में हमें नज़र आते? ऐसा नहीं था एक्चुअली। जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने औद्योगिक क्रांति में बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई, उसका कारण ये था कि ब्रिटेन में जो राजनीतिक और धार्मिक हस्तक्षेप था वो बहुत ज़्यादा कम था। वहाँ का जो वातावरण था वो इन हस्तक्षेपों से पूरी तरह से मुक्त था। इंग्लैंड की जो सोसाइटी, इंग्लिश रॉयल सोसाइटी, वो काफ़ी पुरानी 1662 से चली आ रही थी और ये जो रॉयल सोसाइटी है इसने वैज्ञानिक संस्थाओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, समर्थन दिया और नवीन मशीनी आविष्कारों को प्रोत्साहित किया और जो नवीन आविष्कार किए जाते थे उसके लिए सोसाइटी पुरस्कार भी प्रदान किए जाती थी। तो एक कोटेशन है, सिंडर कहते हैं कि ब्रिटेन के आविष्कारों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था आविष्कार का आविष्कार। तो ये तमाम कारक हैं, तमाम सब्सिडियरी पॉइंट्स हैं जो सहायक तत्व हैं जिनकी वजह से इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का सूत्रधार बन पाया। थैंक यू।